पहले काम। हाँ जी, तो आप ना उसका क्या नाम। हाँ जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करूं। चलें जी, एक दफा ना क्विकली सा ना मैं आप लोगों को यहाँ से इन डायग्राम से शुरू करवाता हूँ, जो हालांकि मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ। अब ये होगा कि ये जो 6 5 6 बच्चे हैं ना, इनको उतने लेवल की समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही जितनी भी उनको अभी समझ आ जाए, ठीक है। बाकी है कि जो लास्ट पे जो 8 10 मिनट लगाऊंगा ना, उस पर आप लोगों को कंप्लीट आ जाएगी। अभी जितनी आ जाए ना, ठीक है, वो जो प्रीवियस बच्चे हैं उनको तो पूरी आ जाएगी। वो लोग सुनते जाएं जी। कल मैंने क्या कहा था, अलविलाई में प्रेशर कितना होता है 104, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 149 होता है ह्यूमिडिफाइड एयर में। जैसे ही हवा अंदर आती है तो ह्यूमिडिफाई होके 10149 हो जाता है। फिर हवा जो है जब अलविलाई के लेवल तक आती है तो प्रीवियस एयर के साथ मिक्स होने के बाद अलविलाई के अंदर प्रेशर कितना होता है हवा का, ऑक्सीजन का, 104। ऐसे ही बताया था। फिर मैंने क्या बताया कि जब उसका नाम क्या है, करते कराते पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरी बनी, तो पल्मोनरी कैपिलरी के पास अब कौन सा ब्लड है, ये ब्लड अब कौन सा आया अलविलाई के पास, ये वीनस ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। इसके पास ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 40। अलविलाई के पास कितना है, 104। अलविलाई अपना सारा ऑक्सीजन का प्रेशर इसमें डाल देगा डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। डिफ्यूजन में, ठीक है, इसमें प्रेशर डालेगा। और क्या होगा कि इसका प्रेशर देख रहे हो। अब ये कैपिलरी थी ना, कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी, आगे से पल्मोनरी कैपिलरी ने क्या बनाना है, पल्मोनरी वेन। वेन ने कहाँ पे जाना है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे। यही बातें हैं ना, यही बातें हैं। तो ये देखो, इसने अपना प्रेशर इसमें डाल दिया, ये कितना हो गया, 104। अब ये पल्मोनरी वेन में है, ये पल्मोनरी वेन में है, ये समझ लो पल्मोनरी आर्टरी में है, फिर पल्मोनरी कैपिलरी में भी यही है। इसी कैपिलरी ने आगे जाके देखो ना वेन बनानी है ना, तो ये देखो, ये वीनस एंड है, ये आर्टेरियल एंड है। ये बातें हो गई। अब ये प्रीवियस बच्चों को बहुत अच्छी समझ आएंगी कि इसने इस तरह से 64 का प्रेशर का डिफरेंस था, जो इसने अपना प्रेशर इसमें डाल दिया। अब इसने क्या करना है, इस ये जो है हमारी पल्मोनरी वेन, इसने क्या करना है, इसने वापस किधर जाना है, पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, एट्रिया में, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल ने एओर्टा के जरिए पुश करना है। फिर करते कराते ये देखो जी, ये अब हमारी सिस्टेमिक आर्टरी है, ठीक है, जो टिश्यू के पास इसी ऑक्सीजन को देने जा रही है। तो ये 40 लेके आई थी, यहाँ से 104 इसने लिया। अब ये देखो टिश्यू के पास चली गई है, चली गई पीछे। ओ, लिया तो 104 था, 95 कैसे हो गया, ये क्या हुआ है भाई। सर ये आपने झूठ बोला है। सर ये देखें हैं। तो इसमें क्या हुआ, क्या बताया था मैंने कल, वीनस एडमिक्सचर, जो मैं प्रीवियस लेक्चरों में बता चुका हूँ कि जो लंग था उसने क्या किया, कि जो उसको खुद ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला ना, तो उसने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसी में मिक्स कर दिया। यही बताया था मैंने कि क्या है, लंग को एक ब्रोंकियल आर्टरी के जरिए से, ब्रोंकियल आर्टरी के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ये भी मिलता है अपने यूज के लिए। तो उस वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो जो पल्मोनरी वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है ना, वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाल देता है। इस वजह से 104 गिर के 95 हो गया। अच्छा, अब 95 ब्लड वाला जो है, ये आ गया किसके पास, ये देखो सेल्स के पास आ गया, इसको ऑक्सीजन देने आया स्पेशल, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया और हम कहते हैं ऑक्सीजन देने जा रहा है। तो ये देख लो, ठीक है। अब मैंने बताया कि सेल के अंदर जो अपना एक रेंज होती है, ठीक है, 5 से 40 की रेंज होती है। लेकिन भी है कि एवरेज कितनी, एवरेज 23 है, एवरेज कितनी है, 23, ठीक है। कि सेल के अपने अंदर जो है वो, उसका ये देख रहे हो, उसकी एज लो एज 5 से लेकर 40 तक उसकी रेंज होती है, लेकिन हम उसे एवरेज लेते हैं 23, ठीक है। तो ये 23 है ना, ये उसका नाम है, सेल के अपने अंदर प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। जो सेल के बाहर जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें कितना प्रेशर है, 40 का, उसमें कितना है, 40 का प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाहर से 95 का प्रेशर आया, और इधर कितना है, 40 का, ठीक है। ये 95 और 40, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और 95 के दरमियान, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपना सारा जो है ना, इसका नाम क्या है, ये अब अपना ऑक्सीजन इधर दे देगा, ठीक है। और खुद 40 का प्रेशर लेकर, ये देखो, ये हमारी वेन जा रही है, जो जाके किधर गिरेगी, ये अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसने अपनी ऑक्सीजन को दे दी। ऑक्सीजन देने के बाद वो देखो, अपना वीनस डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके अब किधर जाएगा बताओ, उधर वापस वापस किसके पास, राइट एट्रियम के पास, फिर उधर से लंग्स के पास। ये देखो, ये 40 है ना,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही था जो उसके पास ऑक्सीजन लेने आया था। तो ये बेसिकली यही होते होते अब ये देखो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरी, ये देख रहे हो? समझ आ गई बात? तो ये एक चक्कर चल रहा है पूरा ऐसे। इसके दरमियान इधर क्या आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। इसके दरमियान इधर क्या आएगा? राइट साइड ऑफ हार्ट। इधर से राइट साइड ऑफ हार्ट और फिर ये, ठीक है? तो इस तरह से एक चक्कर चल रहा है। ठीक हो गई बातें? चलो, अब ये जो मैंने इतनी वो प्यारी मैंने एक डायग्राम में सारी बातें एक्सप्लेन कर दी थी, याद है? लेकिन अभी ये है कि गाइडेंस से आपको अब समझ आ रही होगी। अच्छा, साथ ही साथ फिर क्या बताया था मैंने? उसका नाम क्या है कि अब जो उसका नाम क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना लेवल होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 का, ठीक है? 40 का। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना होता है? 45 का। सेल के अंदर कितना होता है? 46, ठीक है? अब सेल अपनी कार्बन डाइऑक्साइड देगी किसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करेगा? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड किस में डंप कर देगा? इस आर्टरी में, इस आर्टरी में। तो ये देखो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के ये भी उसी तरह से, ठीक है? ये भी उसी तरह से क्या करेगा? डीऑक्सीनेटेड हो गया ना, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, ठीक है? तो ये भी फिर क्या करेगा? इसी तरह से किसके पास? राइट साइड ऑफ हार्ट में। और फिर, ठीक है ना? तो बात समझ आ गई कि इसने क्या किया है कि इधर इधर इसने ऑक्सीजन दी है, इधर इसने ऑक्सीजन देखो इसको दी है, और साथ ही साथ इसी डायग्राम में उसका काम बनता था, साथ ही वो भी शो कर देता, लेकिन उसने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग डायग्राम बना के अलग बताया है। ठीक हो गया? ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है? अच्छा जी, अब एक और चीज यहाँ पे देख लें। और क्या देखना है आप लोगों ने? ठीक है? कि यही चीज जो मैंने उसके लिए उधर दिखाई थी ना, इसके लिए यहाँ पे देखें। बिल्कुल ये मेरा काम बना था, पहले ये बताता। ये देखो कि क्या हुआ, पहले तो लंग के लेवल पर देखो ना, ये तो टिश्यू का लेवल है, ये लंग का लेवल है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे पहले लंग के लेवल पे बताया कि क्या हो रहा है, कैसे उसने ऑक्सीजन उठाई और इसको आगे दे दी, ठीक है? अब यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे अब देखो, अब उसने टिश्यू, अब ये देखो उसने क्या किया, यहाँ पे टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन उठाई ना, कार्बन डाइऑक्साइड उठाई टिश्यू के लेवल पर, ठीक है? और अब लंग के लेवल पर आकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को देगा। कैसे देगा? देखो 45 की लेके आ रहा है ना, 45 की, ये देखो 45 की लेके आ रहा है, और क्या करेगा? इधर कितनी पड़ी हुई है? अलविलाई के पास 40 की है, देखो इसको दे देगा, इसको कहेगा यार ये बाहर फेंक दो तुम, ठीक है? तो अब ये अलविलाई क्या करेगा? जब हम एक्सपायर करेंगे तो ये उसको निकाल देगा। अब प्रीवियस बच्चों को बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है, हैं? ठीक हो गया? तो ये इस तरह से इसने निकाल दिए। तो ये थी जी सारी बातें, ठीक है? चलो अब 2-4 और बातें भी यहीं से बताते ही जाऊँ अब, इतनी मेहनत मैंने इन फ़ज़ूल पेजेज़ पे कर ली है। अब एक और बात ज़रा सुन लो, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कोई कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ तक कुछ भी नहीं, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ठीक है? आप लोगों ने ये कर्व याद रखनी है, बड़ी अच्छी करके। यहाँ से बातें सारी याद करनी है, ठीक है? यहाँ से ये भी यूटिलाइज़ेशन कोएफ़िशिएंट में एक्सरसाइज़ में क्या हो रहा है ये भी, ठीक है? यहाँ से ये बफर वाली बात भी, ठीक है? उसका नाम क्या, ये वो पहला यूक्यू था वो वाली कर्व, दूसरी यूक्यू है ये वाला, ठीक है? सारी ये इसकी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जो मैं आप लोगों को कल करवा चुका हूँ, ठीक है? यहाँ से सिर्फ आप लोगों ने इसको सिर्फ रीड करना है, सिर्फ एमसीक्यू, वो मैं एमसीक्यू बता देता हूँ। यहाँ से ये जो है ना, ये समझने के लिए मैं करवा चुका हूँ कि डिसॉल्व स्टेट में कितनी जाती है, बता चुका हूँ ना? लेकिन आज मैंने हाइलाइट भी करके दे दी है, तो आप लोगों ने खुद भी पढ़ लेना है। इसको भी अच्छा करके पढ़ लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले को। लेकिन मेन यूक्यू क्या है? मेन यूक्यू ये है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट, जो मैं कल करवा चुका हूँ। ऐसे ही है, लेकिन आज मैं मज़ीद कुछ पॉइंट्स अब मैं अगर बताना शुरू करूँ तो अब वो आपको पता है फिर लेक्चर लंबा ना हो जाए। ये हल्डेन इफेक्ट है, इसको भी आज बताता हूँ, ठीक है? इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करता हूँ, और थोड़ी-सी ये बातें भी, चैप्टर आपका एंड। बातें मैं सारी कल कर चुका हूँ, सिर्फ आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे के मैं आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी दे रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ इसलिए भी आप लोगों का ये जो बातें हैं ना, ये क्लियर हो जाएँ। चलें खैर, अब मैं थोड़ा-सा ना इधर आता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ 97% उसने हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाना है, 3% डिसॉल्व्ड होके जाना है, ऐसे ही बताया था मैंने, ठीक है? और क्या, उसने ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के दरमियान जो बॉन्ड बनना है वो लूज़ रिवर्सिबल बॉन्ड बनना है। और मैंने कल क्या बताया था, और इस ग्राफ को थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, जो कल हालाँकि मैं कल 1.5 घंटा पढ़ाया मैंने, ठीक है? क्या ये तो मैं सारी बता चुका हूँ ना, ठीक है? कि लंग के लेवल पर क्या होता है कि उसका प्रेशर जो है ना वो 95 और सैचुरेशन 97, ऐसे ही है, ठीक है? जो बातें बता चुका हूँ उसको मैं बस एक दफ़े बताऊँगा, जो 5-6 बच्चे हैं उनको मैं एंड पे ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? कि क्या मैंने कहा कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इसकी 2 होते हैं, एक ये लेवल है समझ लो टिश्यू के लेवल पर, लंग के लेवल पर, और ये मामला है टिश्यूज़ के लेवल पर।
लंग के लेवल पर क्या होता है कि वो उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, ज्यादा होता है, अभी बताया 95 होता है वीनस एडमिक्सचर की वजह से, वो 95 होता है, और हीमोग्लोबिन बड़ा जोर से बाइंड कर लेता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, और सैचुरेशन कितनी होती है 97%, मतलब 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ होता है। जैसे ही वो टिश्यू के लेवल पर आता है, अब आपको पता है ऑक्सीजन का प्रेशर गिर जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, इंडस्ट्रियल फ्लूइड में अभी बताया है 40 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर वो सारी अपनी ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे ही इंडस्ट्रियल फ्लूइड में प्रेशर कम होगा, वो ज्यादा सारी ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इस वजह से ये जो कर्व होती है यहाँ पे ये स्टीप होती है, ठीक है, ये सारी बातें मैं कल बता चुका हूँ, बताएंगे ये ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ पे ये बातें देखो सारी बता चुका हूँ, 97% होता है 19.4 ml, ठीक है, और फिर और क्या बताया था कि 5 ml वो निकालता है, 5 ml, ठीक है, उसका नाम क्या है, फिर यहाँ से यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट भी बता दिया था, क्या बताया था कि हर कि कितना परसेंट वो ऑक्सीजन निकालता है, 25%, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान वो कितनी निकाल देता है, एक्सरसाइज के दौरान वो 75 से 85% निकाल देता है, ठीक है, चलो एक दफा यहाँ से आ जाओ, ये बात एक दफा अगेन समझ लो, ये नहीं मैंने बताई थी, ठीक है, तो इसलिए ये बताने लगा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने ये कहा, ये बात है कि अब मेरी बात सुने, ठीक है, बात ये है कि अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, बात ये है, ठीक है, हमने हमने एक बात तो पढ़ ली कि भाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ना, वो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की अपनी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी कम हो गई है, ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, अपना ऑक्सीजन जल्दी दे देता है, किसको देना है, उसने टिश्यू को देना है, एक्सरसाइज के दौरान टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा नहीं चाहिए होती, तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि अब देखो ना, राइटवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, देखो गौर करो, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन यानी कि हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, कहता है यार टिश्यू को दे दो यार, दे दो, उसको जरूरत है, ठीक है, तो इंक्रीज टेम्परेचर पर इसका मतलब है ये तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज टेम्परेचर पर हीमोग्लोबिन की अपने ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने लगे हैं कि कितने परसेंट और क्या मामला कितना होता है, कितनी ऑक्सीजन ज्यादा होती है, यहाँ पे भी हमने पढ़ लिया कि नॉर्मली नॉर्मली जो है वो ऑक्सीजन यहाँ इस लेवल पर नॉर्मली क्या होता है, 97% सैचुरेट होती है ना, 90 लंग के लेवल पर, और यहाँ पर आकर जब वो अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देती है, तो उसकी उसकी सैचुरेशन कितनी रह जाती है, 75%, यही हमने बात की थी कि ठीक है, कि 75% सैचुरेट रह जाता है, 97 से गिर के टिश्यू के लेवल पर आके सिर्फ वो 75% रह जाता है, और अपनी मतलब 25% जो अपनी सैचुरेशन होता है ना, टिश्यू के लेवल पर आके वो गिरा देता है, मतलब ये कि पीछे से 97% ऑक्सीजन को उठा के ला रहा था हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे आके 75% सैचुरेट रह जाता है, और बाकी अपनी गिरा देता है, मतलब ये कि ऑलमोस्ट 25% अपनी गिरा देता है, इसको हमने क्या कहा था, यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज के टाइम पर वो अपनी यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट 25% नहीं होती, बल्कि एक्सरसाइज के टाइम पर वो 75 से 85% अपनी सैचुरेशन गिरा देता है, क्यों, ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के टाइम पर तो वो अपने आप के अपने पास तो रखता ही कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली वो क्या करता है 5 ml देता है ना, नॉर्मली वो क्या करता है 19.4 ml लेके आ रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड, ठीक है, और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितनी होती है 14.5 ml, ऐसे ही होता है, तो अपनी यानी कि कितनी निकाल देता है 5 ml निकाल देता है, लेकिन एक्सरसाइज में वो क्या करता है, ये देखो, अब ये बातें सुनते जाओ, एक्सरसाइज में वो 15 ml निकाल देते हैं, एक्सरसाइज में यानी कि 19.4 से 15 ml निकाल देता है, यानी कि 3 गुना ज्यादा निकालता है एक्सरसाइज में, 3 गुना, इसी वजह से तो हमने कहा कि एक्सरसाइज में वो 25% यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट नहीं है, 75% है, ठीक है, यही बात हमने की, ये देखो यहाँ से भी क्लियर हो गई, पहले तो हमने वो तो ये बात की ना कि देखो भाई ऑक्सीनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेट है, 97%, ठीक है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितने परसेंट सैचुरेट है, 75%, तो कितनी सैचुरेशन गिरी, जितनी सैचुरेशन गिरती है ना, उसी को हम कहते हैं यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट, तो फिर हमने बात की फिर एक्सरसाइज में कितनी गिरती है, तो भाई एक्सरसाइज में 75% गिरती है, ठीक है, एक्सरसाइज में मतलब 97 होके आ रहा है ना, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो जा रहा होता है ना हीमोग्लोबिन, वो पता कितना मेरे सैचुरेट होता है, सिर्फ 25% सैचुरेट होगा, ठीक है, और फिर ये तो सैचुरेशन की बात होगी, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितना होगा, वैसे आमतौर पे कितना होता है, सिर्फ 5 ml वो टिश्यूज को देता है, लेकिन एक्सरसाइज के केस में वो
15 ml दे देता है, यानी कि 5 देता है ना नॉर्मली, एक्सरसाइज में 15 दे देता है, इसका मतलब 3 गुना ज्यादा ये दिया है उसने। ठीक है, चलो जी ठीक है सर, हमें ये बात पता चल गई, बस अब और ना बताएं, हमें क्या पता चल गई। तो एक्सरसाइज में ना वो जो है ना जो ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो टिश्यू को ऑक्सीजन उसने देनी होती है, वो 5 ml देता है, 15 ml देता है। ठीक है, ठीक है, ये बात पता चल गई, यानी कि यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और मजीद मजीद क्या होता है सर, कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम हो गई है, और हीमोग्लोबिन बहुत सारी ऑक्सीजन निकाल रही है, कहता है भाई निकालो। ठीक है, अच्छा, मजीद भी एक काम होता है, वो किसी को पता है? ये तो है कि 100 ml जो है ना, 100 ml ब्लड, वो वो 15 ml ऑक्सीजन निकाल रहा है। ये है कि उसने 3 गुना ज्यादा निकाली, मतलब ये तो 100 ml है ना, 100 हमने बार बार कहा कि 19.4 ml उसमें होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, 19.4 ml ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड। अब एक और बात भी सुनो, एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट 6 से 7 गुना बढ़ जाती है। ओ माय गुडनेस, अब बात समझ आई। एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट 6 से 7 गुना बढ़ रही है, यानी कि पीछे से ब्लड पड़ रहा है वो 6 से 7 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, और टिश्यू की मोजन ही लग गई। यार बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो, क्या हो क्या रहा है। देखो, आपके पापा पता क्या कहते हैं, आपके पापा कहते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हुए ना, अगर मेरे पास 100 रुपए हुए तो 100 रुपए में से 15 रुपए मैं आपको दे दूंगा। अगर मेरे पास 100 रुपए हुए तो ठीक है, 100 में से मैं 15 दे दूंगा आपको। ठीक है, अब सपोज वो दुकान पे जाते हैं, लेकिन उनको उनको 700 रुपया मिल जाता है, बजाय जो उनको 100 मिलना था उनको 700 रुपया मिल जाता है। अब क्या होगा, यानी कि पीछे से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रही है, यानी कि ब्लड ही बढ़ रहा है, ब्लड ही बढ़ गया। फिर ऊपर से क्या हो गया कि ऊपर से जो पापा ने 100 में से 5 रुपए देने थे, अब वो 100 में से 15 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 गुना तो वो 100 में से दे रहे हैं, 100 ml में से, और बाकी क्या हो गया, पीछे से कार्डियक आउटपुट भी 6 से 7 गुना बढ़ गया। तो अब 6 से 7 गुना ब्लड का बढ़ना, और फिर 100 ml का 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देना। तो मुझे बताओ टिश्यूज को कितने ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। इस 7 को 3 से ज़रब दो तो 24 ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी टिश्यूज को एक्सरसाइज करते हुए। ये बात हर बच्चे को समझ आई है कि टिश्यूज को, बात सिर्फ एक लाइन की है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इज इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। उसमें हुआ क्या, उसमें एक तो ये हुआ कि जो 100 ml ब्लड आता था ना, पहले वो देता था 5 ml, अब वो उसने कहा यार नहीं नहीं, इसको 5 ml नहीं देनी, ये काम ज्यादा करता है, इसको ना तुम ज्यादा खाना दो। ठीक है, इसको तुम ना बस तुम 15 ml दे दो। ये कौन करता है, ये 100 ml करता है, ये 100 ml जो ब्लड आता है वो करता है। लेकिन मेरे भाई आपने पीछे से ब्लड इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, 7 गुना तो आपने ब्लड बढ़ा दिया है। अब 100 ml अगर 15, मतलब 100 ml जो दे रहा है वो 3 गुना ज्यादा दे रहा है, और पीछे से ब्लड ही 7 गुना बढ़ गया है, तो टोटल ये 20 फोल्ड ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है आप टिश्यूज को। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट भी समझ आ गया होगा कि कितने परसेंट 100 ml में से कितने परसेंट वो जो है ना वो अपनी सैचुरेशन गिराता है। ठीक है, कितने परसेंट ऑक्सीजन दे देता है, कितने परसेंट। ठीक है, अब वो कितने परसेंट देता है, 75%। बातें समझ आ रही? सही, इसके साथ ही मैंने आपको ये बात भी समझाई थी। ठीक है, क्या मैंने समझाया था, मैंने कहा था एटमॉस्फेयर में ना अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, टिश्यूज को अपनी ऑक्सीजन मिलती रहती है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर वैसे कितना होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर सपोज मतलब 159 होता है ना, 159 ने बताया, तो अगर वो गिरा के ना, उसका नाम क्या है, वो गिरे जिससे फिर अल्वुलर प्रेशर गिरे। ठीक है, समर अल्वुलर प्रेशर 104 से गिर के 60 भी हो गया, मैंने ये बातें कल बताई हुई हैं। ठीक है, तो वैसे उसकी सैचुरेशन 97% होती है, अब उसकी सैचुरेशन 89% होगी। भाई ठीक है, थोड़ी सैचुरेशन गिर गई, फिर क्या हो गया, 97 कोई हमने कोई ठीक है 89 हो जाएगी। ठीक है, वैसे उसमें उसका नाम क्या, वीनस ब्लड में मतलब कितने परसेंट कितनी होती है, ठीक है ना, वैसे उसमें होती है कुछ 40 होती है, ऐसे ही है ना। वीनस ब्लड में ऑक्सीजन अब कितनी होगी, 45 होगी, अब 35 होगी। ठीक है, मतलब ये कि उसका उसका नाम क्या है वो, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि टिश्यूज को अपनी 5 ml मिल जाएगी। ठीक है, टिश्यूज को अपनी 5 ml मिल जाएगी। ये बातें मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन आज हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, गाइडेंस से बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि अगर अल्वेओलर ऑक्सीजन समझ लो 500 गुना बढ़ गई है, मतलब 500 अल्वेओलर प्रेशर जो 104 होता है वो 500 पहुंच गया, फिर भी कोई मसला नहीं भाई, हमारी वो
पहले से 97% तो सैचुरेट होती है, उसने तो 100% से ज्यादा तो कभी भी नहीं होना। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, उसकी थोड़ी सी अमाउंट बढ़ जाएगी जो उसमें डिजॉल्व होती है, थोड़ी सा अमाउंट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से वो कहता है कि ये जो है ना हीमोग्लोबिन, ये टिश्यूज के लिए बड़ा बेहतरीन बफर है कि टिश्यूज को ये पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से ये वाली बातें मैंने कल नहीं बताई थी, ये आप सुन लो। ये अभी जब ये वाली बातें बताई थी, सिर्फ ये नहीं बताया था जो मैंने अब बता दिया, ये भी नहीं बताया था, ये भी सुन लो अब। ठीक है, कि ये हीमोग्लोबिन कैसे एक्ट करता है, ये टिश्यू ऑक्सीजन बफर, यानी कि टिश्यू की ऑक्सीजन गिरने भी नहीं देता और ज्यादा भी नहीं होने देता। ठीक है, टिश्यूज की ऑक्सीजन की इसने एक रेंज बनाई हुई है, कितनी, 15 से 40। मतलब अगर टिश्यू की ऑक्सीजन 15 से गिरे ना, टिश्यू की ऑक्सीजन, टिश्यू के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑक्सीजन, ठीक है, अगर वो 15 से, देखो मैंने कितने बताई थी, टिश्यू को इंटरस्टिशियल फ्लूइड की 40 थी ना, तो बेसिकली वो उसने एक रेंज बनाई हुई है 15 से 40। कहता है कि अगर तुमने 40 से ज्यादा की ना, वैसे मेरा काम बनता है मैं डायग्राम से ज्यादा बताऊं, लेकिन अब वो मैं क्या करूं, मैं डायग्राम बार बार ऊपर नीचे कैसे करूं। ये देखें, इसीलिए मैंने कल ये टॉपिक अपने डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, अपनी एक ही डायग्राम बना के लाया था और उससे सारा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और जिस बच्चे ने वो लेक्चर ध्यान से सुन लिया उसका अच्छा क्लियर हो गया होगा, आज वाली बात उसको समझ आ रही होंगी। अगर उसने, जिस बच्चे ने दरमियान में कोई एक दो बैठे होंगे जिन्होंने रीड कर लिया, वो तो अभी इस तरह समझ रहे होंगे जैसे हलवा हो गया उनके लिए। तो ये देखो, उसका नाम क्या, अगर तो टिश्यू का जो प्रेशर है ना, ये देखो टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर पिछले 95 में लेके आ रहा है। ठीक है, अब ये बफर वाली बात अभी समझ लो, बफर वाली बात अब समझ लो। ठीक है, अगर तो ये प्रेशर जो है ना, ये 40 से ज्यादा हो जाता है खुद ही, मतलब समझ लो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर 40 से ज्यादा है। इसने जो 5 ml इसको देनी थी ना, 5 ml देता है ना, अभी मैंने बताया रेस्टिंग स्टेट में। ठीक है, ये 5 ml देता ही नहीं, कहता तू भाई तेरे पास पहले ही 40 से ज्यादा है, मैं तो 40 से ज्यादा, मैं तुझे 5 ml क्यों दूं। ठीक है, तो मतलब इसका सपोज इसका ज्यादा हो गया ना प्रेशर, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो उसको 5 ml नहीं देता, थोड़ी देता है, इस तरह से उसको रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, अच्छा सपोज ये प्रेशर कम हो गया है, मतलब ये कि 40 से कम हो गया है, अब बताओ क्या होगा। अब अगर किसी बच्चे ने कहा ना मुझे नहीं पता कि 40 से कम हुआ है तो क्या होगा, तो फिर मैंने उसको जो है ना, वो उसको ये कहना है कि फिर आपको कोई बात नहीं पता, 40 टिश्यू के लेवल पर होता है, अगर 40 से थोड़ा सा भी कम हुआ ना, तो इसने पागलों की तरह ऑक्सीजन रिलीज कर देनी है, पागलों की तरह इसने अपनी सारी ऑक्सीजन निकाल देनी है। देखो ना, एक्सरसाइज के केस में क्या हुआ, क्या है, एक्सरसाइज के केस में सिर्फ टिश्यू ने उसको कहा है कि यार मैं, मेरी ऑक्सीजन प्लीज बहुत थोड़ी, मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही कहा था उसने। तो इसने क्या किया था, इसने अपनी सारी ऑक्सीजन 2 मिनट में निकाल के उसको दे दी थी। तो यही बात है कि अगर उसने 40 से ज्यादा हुई तो उसने उसको देना नहीं है। ठीक है, और अगर एक्सरसाइज का केस आ गया तो फिर उसने उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे देनी है, एट 20 टाइम्स उसने दे देनी है। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरह से बफर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और उसने उसकी एक रेंज बनाई हुई है कि 15 से 40, और अगर उसकी रेंज, अगर वो कहीं 15 से भी नीचे चला गया, उसने अपनी सारी ऑक्सीजन दे देनी है उसको। ठीक है ना, समझ आ गई बात, कि इस तरह से उसने एक रेंज बनाई हुई है। ठीक है ना, बात समझ आ गई कि मतलब एक बफर के तौर पे एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये भी सारी मैं बातें आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, ये उस बच्ची को बताने के लिए जिसने मेरे से कहा था कि मुझे बोर इफेक्ट समझ नहीं आया, तो उसको मैं बता दूं कि समझ तो आपको आ गया था, लेकिन बस आपने जो है ना वो सुना नहीं। ठीक है, ये देख लें, बोर इफेक्ट ये है कि जैसे ही हम टिश्यू के लेवल पर जाते हैं ना, तो टिश्यू के लेवल पर जाके क्या होता है, टिश्यू के लेवल पर जाके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा होती है टिश्यू के लेवल पर। ठीक है, तो टिश्यू जब, जैसी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ जाती है, ठीक है, ब्लड में आती है, और ब्लड में आके क्या करती है, ठीक है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। फिर वो कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है और हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ती है और हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ते हैं। तो ये देखो, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के लेवल पर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, तो हमारी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। राइटवर्ड कर्व का क्या मतलब है, कि राइटवर्ड कर्व का यार एक मतलब है कि इसने, हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन छोड़ देनी है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है या हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, वो छोड़ अपनी ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, मतलब बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन है टिश्यू के लेवल पर, क्योंकि देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बढ़ते भी टिश्यू के लेवल पर हैं, जहां पर ऑक्सीजन आप चाहिए, वो कैरी करके लेके आ रहा है, पीछे से ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आ रहा है लंग से। ठीक है, लंग से लेके आ रहा है टिश्यू को देने के लिए, फिर टिश्यू के लेवल पर आकर उसने ऑक्सीजन वैसे ही देनी होती है, लेकिन वो देने के लिए स्टिमुलस क्या बना हुआ है, कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो कि कर्व को किधर ले आएगा, राइटवर्ड ले आएगा। और राइटवर्ड कर्व का ये मतलब है कि इसने अब इसने अपनी सैचुरेशन गिरा देनी है, जितनी सैचुरेशन गिरानी है उसको हम यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट कह रहे हैं। ठीक है,
और इसने अपना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितने एमएल दे देनी है, 5 एमएल दे देनी है। और इसने क्या कर देना है, और इसने उसका नाम क्या है, अपना ऑक्सीजन का प्रेशर भी गिरा देना है। पहले जो 95 लेके आ रहा था, अब किसका कितना हो जाएगा, अब इसका 40 हो जाएगा, जो वीनस ब्लड में होता है। बात समझ आ रही है कि सारी बातें एक हैं। मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि आप लोगों ने ना दो बस टेबल बनाने हैं, एक लंग के लेवल पे क्या हो रहा है, एक टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हुआ है ना काम, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बढ़ने से, इसने अपनी ऑक्सीजन के साथ अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। इसको हम बोर इफेक्ट कहते हैं कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, हाइड्रोजन आयंस बढ़े, जिससे उसने क्या किया है, रिलीज कर दी ऑक्सीजन। तो ये काम किधर होता है, ये काम किधर होता है, जब ऑक्सीजन को रिलीज करता है, टिश्यू के लेवल पर होता है। तो ये बोर इफेक्ट बेसिकली टिश्यू के लेवल पर होता है। ठीक है ना, कि जो उसने क्या किया है, जो उसने अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर दी है। ठीक है, तो ये है बोहर इफेक्ट आप लोगों का। ठीक है, ये देखो, इंक्रीज डिलीवरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस शिफ्ट द कर्व टू द राइट, वो ये बोहर इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको बीपीजी का बता दिया था कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ये होता है कि कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये थोड़ा बहुत नॉर्मल कंडीशंस में भी बढ़ रहा होता है, लेकिन ये है कि मेन ये जो एडेप्टेशन है ये हाइपोक्सिया कंडीशन में है। मतलब नॉर्मली भी थोड़ा बहुत होता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन बेसिकली वो हाइपोक्सिया कंडीशन में बढ़ता है। और वो इस तरह से वो फिर ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को कहता है यार हाइपोक्सिया है मेरे भाई, ऑक्सीजन छोड़, तू ऑक्सीजन छोड़। सारी बातें मैंने कसम से, बहुत आसान बातें हैं। ठीक है, मैंने उसको, ठीक है, तो ये बातें हैं जनाब। अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। ये अब अभी तक मैं जितना लेक्चर दिया था, जो बच्चों ने कल का लेक्चर सुना हुआ था, वो गवाही देंगे कि सिर्फ कोई 2-4 बातें थी जो न्यू थी, बाकी सारी मैं कल करवा चुका था। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर क्या होता है, ये देखो सेल से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये 7% जो है ये डिजोल्व हो जाती है। ये 7% मतलब कितनी होती है, 0.3 ml, याद है, याद, 0.3 ml होती है। वीनस ब्लड में कितनी होती थी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 2.7 ml। ठीक है, और उसका नाम क्या है, जो हमारा दूसरा ब्लड होता था ऑक्सीनेटेड ब्लड, उसमें कितनी, 2.4 ml। 2.4 ml तो कितनी निकली, कितनी यहाँ से निकली, ठीक है, 0.3 ml निकली, जो कि 7% होती है। ठीक है, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने क्या किया, उसने जल्दी जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने रिएक्शन को 5000 गुना बढ़ा दिया। मतलब अगर ये कार्बन से जाती ना और प्लाज्मा में जाके कहती कि यार मैंने वाटर के साथ मिलके बाइकार्बोनेट आयन ना बना लूं और उसकी सूरत में ना ट्रांसपोर्ट हो जाऊं, तो वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। जबकि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन को 5000 गुना तेज कर देता है, जिससे ये होता है कि जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन बन जाती है। ठीक है, फिर ये बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड टूट के बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयंस की सूरत में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाटर, अब देखो, अब आरबीसी में इसका नाम क्या, अब ये हाइड्रोजन आयंस का बढ़ना क्या है, इससे एसिड का लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो बेहतरीन एसिड बेस बफर है। ठीक है, यानी कि ये एक बफर के तौर पे एक्ट करता है। तो ये देखो, इसने हाइड्रोजन्स को अपने साथ बाइंड कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन्स को अपने साथ बाइंड कर लिया, तो बफर के तौर पर इसने एक्ट किया। इसने उन हाइड्रोजन आयंस को एसिडिटी काज नहीं करने दी। जबकि उसका नाम का जो बाइकार्बोनेट निकला, उसका क्या हुआ, वो प्लाज्मा में चला गया। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में गया तो इससे एक नेगेटिव आयन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक क्लोराइड अंदर आ जाता है, एक क्लोराइड अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये एक प्रोटीन होती है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, जो ये काम करा रही होती है कि बाइकार्बोनेट को बाहर जाने देती है और क्लोराइड को अंदर ले आती है। ठीक है, तो इस ये क्लोराइड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे ने मुझे इस बात का जवाब दे लिया ना, तो बड़ा ही वो शानदार बच्चा है। ठीक है, क्लोराइड, मैं आपसे पूछूं कि क्लोराइड आर्टेरियल ब्लड में ज्यादा होगा या वीनस ब्लड में ज्यादा होगा, इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, क्लोराइड किस किस में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मेरे भाई ये देखो, ये जो ब्लड इधर आया हुआ है ना, इधर आया हुआ है, ये टिश्यूज को ऑक्सीजन देने आया है। लेकिन अब हम बात, पीछे हमने सारी ऑक्सीजन की पढ़ ली कि ऑक्सीजन उसने इतने 5 ml देनी है, एक्सरसाइज में 15 ml देनी है। वैसे वैसे यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट 25% गिरता है, अब उसका यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट जो है वो 75% गिर जाना है। उसने ऑक्सीजन को रेगुलेट करना है, अगर उसका 40 हुआ तो उसने 40 से थोड़ा सा ऑक्सीजन, उसका अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हुआ, उसने उसको ऑक्सीजन बहुत थोड़ी सी देनी है। अगर उसका बहुत कम हुआ तो उसने ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दे देनी है। ठीक है, अब उसने जनाबे वाला क्या करना है कि उसका नाम क्या है, उसने उसका नाम क्या है, टिश्यूज के लेवल पर क्या होना है, बहुत इफेक्ट होने हैं कि क्या होगा। ठीक है, कि क्या होना है कि यानी कि पीछे यहीं पे
हमने सारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ ली। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो प्लाज्मा में आके 7% डिसॉल्व हो गया और बाकी जो था उसने क्या किया, आरबीसी के अंदर आके बाइकार्बोनेट आयंस बना दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस बना दिए। अब ये बफर के तौर पर एक्ट करता है, इसने उसको पकड़ लिया, ठीक है, और बाइकार्बोनेट बाहर आ गए। तो ये अब काम टिश्यू के लेवल पर हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ से आया और बाइकार्बोनेट बने और क्लोराइड अंदर चला गया, ठीक है, क्लोराइड अंदर चला गया। तो मुझे बात बताओ कि अब इस ब्लड ने आगे किधर जाना है? आगे इसने अब वेन बनानी है ना। यहाँ पे तो ये ब्लड इसको ऑक्सीजन देने आया है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेने आया है, ठीक है। अब यहाँ से लेने आया तो इसको बाइकार्बोनेट की वजह से क्लोराइड अंदर लेना पड़ा, ठीक है। अब इसने आगे वीनस ब्लड के जरिए से किधर जाना है? राइट साइड ऑफ हार्ट में जाना है। इसका मतलब है ये वीनस ब्लड होगा जिसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड आया कैसे है, सोचो ना। बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट के बनने से आया, तो बाइकार्बोनेट बना कब है? जब कार्बोनिक एसिड बना है। कार्बोनिक एसिड कब बना है? जब कार्बन डाइऑक्साइड आई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब आती है? बताओ ना, है टिश्यू के लेवल पर। फिर टिश्यू के लेवल के बाद आगे होना क्या है? टिश्यू के लेवल के बाद, एक्सचेंज के बाद तो वीनस ब्लड बन जाता है ना। तो इसलिए वीनस ब्लड है जिसमें क्लोराइड ज्यादा है। चलो जी, ठीक है। अब इसका नाम क्या, ये देखो, बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन है, क्लोराइड शिफ्ट हो रही है, जो कि क्या वीनस ब्लड में उसका नाम क्लोराइड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसका नाम क्या है, ये इसने रिएक्शन को 500 गुना ज्यादा कर दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने, ठीक है। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट कर देती है और इस तरह से बाइकार्बोनेट बना देती है। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है। इवन कि अगर वो कहता है कि अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर दे दो ना, इससे, ठीक है ना, एसिड टेलाजुमाइड, टेला एसी, चलो जो भी है, मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, ठीक है ना। ये जो भी है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर आपने ये दे दिया ना, तो मेरे भाई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही ट्रांसपोर्ट नहीं होनी, ठीक है। आपने अगर आपने अगर ये इसको इनहिबिट कर दिया, वो कहता है ये 70% ट्रांसपोर्ट तो कार्बोनिक एसिड की बाइकार्बोनेट की सूरत में होनी थी। तो ये आपकी अगर आपने इसको इनहिबिट कर दिया, वो ही नहीं होगी, ठीक है। वैसे हमारे वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है भला, ठीक है। वैसे आपके वीनस ब्लड में होता है 45। तो इस सूरत में आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पता कितना होगा? 80, 80, ठीक है ना, मेरा 80, ठीक है ना। आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा जी, अब आगे देखो जी, ये क्या है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन